बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, सेकंड ईयर। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है होम्योस्टैसिस। सबसे पहले आपको इस वर्ड होम्योस्टैसिस के मीनिंग पता होने चाहिए। होम्यो एंड स्टैसिस। होम्यो कहते हैं सेम को, स्टैसिस कहते हैं कंडीशन को, ये सेम कंडीशन। इनके नाम से ऐसा हमें लगता है कि हमारी बॉडी की कंडीशंस को सेम जो रखा जा रहा है दैट इज़ होम्योस्टैसिस, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी के लिए हम इस वर्ड सेम को थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम यहाँ पर कहते होते हैं विद इन द नैरो रेंज, यानी बॉडी की कंडीशन को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करना होम्योस्टैसिस कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो वाटर रिलेटेड चेंजेस हों, चाहे वो टेम्परेचर रिलेटेड चेंजेस हों, चाहे वो सॉल्यूट रिलेटेड चेंजेस हों, उन तमाम चेंजेस में बॉडी को सरवाइव करवाना होम्योस्टैसिस कहलाता है। यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होम्योस्टैसिस कहलाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि हमारी जो बॉडी है वो 36.1 समथिंग से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक सरवाइव कर सकती है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं कहा कि हमारी बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर सरवाइव कर सकती है। अगर मैं आपको यहाँ पर कहती कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि 37 से थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम होगा या 37 से थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। मैंने आपको एक रेंज बताई है, दैट रेंज इज़ नॉन एज नैरो रेंज। यानी अगर 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होगा या 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर में और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएं, इससे बहुत कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो मेटाबॉलिज्म स्टॉप भी हो सकता है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करना होम्योस्टैसिस का काम है। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो कुछ भी है, उन तमाम कंडीशन में बॉडी को सर्वाइव करवाने की अगर कोशिश की जा रही है दैट इज़ नॉन एज द होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस ना सिर्फ टेम्परेचर तक नहीं है, होम्योस्टैसिस की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन। हम इस चैप्टर में इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। इनको हम प्लांट्स में भी देखेंगे, इनको हम एनिमल्स में भी देखेंगे, इनको हम ह्यूमन्स में भी देखेंगे। मीन्स हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे है, एक्सक्रीशन कैसे है, थर्मोरेगुलेशन कैसी है। बिल्कुल इसी तरह से हम एनिमल्स में भी देखेंगे और ह्यूमन के अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स की कि बेसिकली होम्योस्टैसिस के अंदर जो टाइप्स आ रही हैं उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, और फिर हम इनको डिटेल में भी देखेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द बॉडी। यानी ऐसा प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी में पानी की और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा रहा है। अब सॉल्यूट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? सॉल्यूट में सॉल्ट्स भी आ सकते हैं, शुगर वगैरह भी आ सकती है, तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर आ जाती हैं। हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना। अब नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इनको बॉडी से रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। फिर आता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे कि हमने यहाँ पर भी जैसे डिस्कस किया कि हम ह्यूमन की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये ह्यूमन का टेम्परेचर है, तो इस रेंज के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें होम्योस्टैसिस के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि होम्योस्टैसिस को कंट्रोल कौन कर रहा है? ऐसी क्या चीज़ है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है कि बॉडी में वाटर इतना होना चाहिए, बॉडी में सॉल्यूट इतना होना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर इतना होना चाहिए? कौन सी चीज़ है? तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर तरीके से कंट्रोल सिस्टम चल रहा है। ये कंट्रोल सिस्टम जो है मेंटेन कर रहा है बॉडी की तमाम कंडीशन को विद इन द नैरो रेंज। ये कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या है? ये कंट्रोल सिस्टम है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा हार्मोन्स का सिस्टम, जिसको बेसिकली हम कहते होते हैं एंडोक्राइन एंड
एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक हो गया। ये दो चीज़ें जो हैं ये मिलकर हमारे अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवा रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो कंट्रोल सिस्टम है या होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम कर रहा है। हमारे पास और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, डिफरेंट आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, देन हम बात करते होते हैं इंडिविजुअल की। नहीं, ये नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये काम कर रहा है, बल्कि ये आपकी बॉडी में सेलुलर लेवल के ऊपर भी काम कर रहा है। यानी सेल लेवल के ऊपर भी होम्योस्टेसिस जो है वो इन्वॉल्व है। मीन्स इंट्रासेलुलर भी होम्योस्टेसिस हो रही है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होम्योस्टेसिस हो रही है। मतलब अगर एक सेल है आपके पास, इस सेल के अंदर वाटर की कंडीशन को मेंटेन करना है, विद इन द सेल अगर वाटर की कंडीशन को मेंटेन करना है तो कौन सा प्रोसेस करेगा? ऑस्मोरेगुलेशन। मीन्स इंट्रासेलुलर भी ये सारा का सारा काम हो रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर दो सेल्स हैं हमारे पास और यहाँ पर भी ये एक्सटर्नल कंडीशन है, इस जगह पर अगर हमने मेंटेनेंस करनी है या हमारी बॉडी ने मेंटेनेंस करनी है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, आउटसाइड द सेल भी काम कर रहा है। और एक इंडिविजुअल लेवल पर तो हम बात करते हैं कि वो तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो चल ही रहा है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो करवा रही हैं। अब कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए आपको मैं फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम सबसे पहले समझाऊंगी। आपको फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ही ये जो हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, जिसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, वो समझ आएगा। अब आप फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस समझ लें। बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे कि जो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ नहीं है, ये हमारा जो मुल्क है ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर फील्ड्स हैं, खेत हैं, हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर इन्वायरमेंट है। हर फसल के लिए हमारे पास एक इन्वायरमेंट है और हम उसी हिसाब से उसी मौसम के अंदर उस फसल को उगाते हैं। हमें इस किस्म की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान में भी ये प्रोसेस चल रहा है कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन बाहर के ममालिक जो कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं रखते हैं, वहाँ पर फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू वेजिटेबल्स वगैरह को या क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करवाया जाता है। उसमें ऐसा क्या है, ग्रीन हाउसेस बनाए गए हैं, फील्ड हाउसेस बनाए गए हैं, वहाँ पर उन्होंने क्रॉप्स को रखा हुआ है पॉट्स के अंदर। अब जिस तरह मतलब जो भी क्रॉप रखी हुई है उसको जिस तरह का टेम्परेचर चाहिए वो आर्टिफिशियल तरीके से उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब क्या किया हुआ है, वहाँ पर उन्होंने कूलिंग सिस्टम भी रखे हुए लगाए हुए हैं और हीटिंग सिस्टम्स भी लगाए हुए हैं और थर्मोमीटर्स जो हैं वो उन रूम्स के अंदर अटैच हुए होते हैं। और ये सारा का सारा सिस्टम जो है एक उसने कंट्रोल किया हुआ होता है, कंप्यूटर सिस्टम ने कंट्रोल किया हुआ होता है। यानी हमारे पास कूलिंग सिस्टम्स भी उसमें मौजूद हैं, फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। हीटिंग सिस्टम्स भी मौजूद हैं, वहाँ पर थर्मोमीटर्स भी हैं और कंप्यूटर सिस्टम जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर। अब होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई क्रॉप उसमें उगाई हुई है और उसको ना टेम्परेचर चाहिए अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड ना टेम्परेचर चाहिए, लेकिन बाहर मौसम ठंडा है और टेम्परेचर जो है वो अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा हुआ है और उस कमरे का टेम्परेचर या उस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर भी ना 25 समथिंग तक पहुंच गया है। लेकिन हमने कितना टेम्परेचर देना है उस क्रॉप को उगाने के लिए, हमने देना है वहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या किया जाएगा, अब जैसे ही टेम्परेचर बहुत लो होगा वहाँ का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हर वक्त एक्टिवेट रहता है। थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को चेक करेगा, वो देखेगा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है, हमें चाहिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोमीटर ने डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर इतना है, उसने डिटेक्ट करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम तक वो मैसेज पहुंचा दिया। कंप्यूटर सिस्टम ने फ़ौरन से हीटिंग सिस्टम्स को ऑन किया, टेम्परेचर जो है वो राइज़ होना शुरू हो गया। टेम्परेचर राइज़ होते 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 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। अब जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा, थर्मोमीटर पर रीडिंग आ जाएगी कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कंट्रोल सिस्टम तक मैसेज पहुंच जाएगा कि जितना हमें टेम्परेचर चाहिए वो मेंटेन हो चुका है। कंट्रोल सिस्टम फ़ौरन से हीटिंग सिस्टम को बंद कर देगा, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हीटिंग सिस्टम को बंद कर देगा और ये सारा जो हीटर्स वगैरह हैं वो सारे ऑफ़ हो जाएंगे और टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन हो जाएगा। ये फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम की एक एग्जांपल है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा है।
अब बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में जो थर्मोमीटर्स हैं या डिटेक्टर्स हैं, हम यहाँ पर थर्मोमीटर्स को डिटेक्टर्स समझ सकते हैं, वो क्या हैं और उनको कंट्रोल्स करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम हमारी बॉडी में क्या है, ये तमाम चीज़ें किस तरह से। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो डिटेक्टर्स हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस को सेंस करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो कंप्यूटर का काम कर रहे हैं वो बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और कुछ हार्मोन्स हैं जो ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर हमारा कंट्रोल सिस्टम चला रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रिस्पांस दे रहे हैं, जैसा कि फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम में हीटिंग सिस्टम ने और कूलिंग सिस्टम ने रिस्पांस दिया, वो हैं हमारे ऑर्गन्स या कुछ हार्मोन्स भी आप कह सकते हैं इसमें शामिल हो जाए। बेसिकली जो बेसिक चीज़ है वो हमारे ऑर्गन्स हैं जो रिस्पांस देने का काम कर रहे हैं। अब होता क्या है, इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आता है, जिस किस्म का भी चेंज आता है, चाहे हम थर्मो रेगुलेशन की बात करें, चाहे हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें, चाहे हम एक्सक्रीशन की बात करें, इन्वायरमेंट में जैसा भी चेंज आता है सेंसरी ऑर्गन्स उनको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करके ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाया जाता है, या जिस हिसाब से हम उन्हें रिस्पॉन्स करना है, लाइक स्पाइनल कॉर्ड वगैरह के पास जो है मैसेज पहुंचाया जाता है, और फिर उस हिसाब से वो रिस्पॉन्स करवाते हैं हमारे हार्मोन्स के ज़रिए, हमारे ऑर्गन्स के ज़रिए वो हमारा जो है वो रिस्पॉन्स करवा रहे होते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अब रिस्पॉन्स कैसे करवाया जाता है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर बाहर बहुत लो हो गया है, बहुत ठंड पड़ गई है, तो आपकी स्किन के ऊपर जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ख़ासतौर पे हाथों की स्किन के ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन्होंने टेम्परेचर को डिटेक्ट किया। टेम्परेचर को डिटेक्ट करके उन्होंने फ़ौरन आपके ब्रेन तक मैसेज को पहुँचाया। ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने आपका जो ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी को हीट अप कर सकता है उसको ऑन कर दिया। कैसे, हम फ़ौरन से फील करेंगे, हम एकदम से शिवरिंग होगी, हम कांपेंगे। शिवरिंग होती है तो बॉडी के मसल्स जो हैं वो फ़ौरन से रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। वो जो हीट है वो फिर हमारी बॉडी को जो है वो नॉर्मलाइज़ कर देती है। इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि आपके बाजू के जो हेयर्स हैं, जिसको हम गूस बम्प्स कहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। जैसे वो खड़े हो जाते हैं उनमें हवा भर जाती है। हवा एक इंसुलेटर है, तो बॉडी से जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो उसको रोक देती है, और इस तरह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह जाता है। इस तरह से हमारी बॉडी जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू होमियोस्टेसिस को मेंटेन करवा रही है। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म। हम जो रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं उस रिस्पॉन्सेस को कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक क्या है? फीडबैक जिस तरह से एक दिन आपको लेक्चर दिया जाता है और अगले दिन आपसे सुना जाता है या उससे उसका टेस्ट लिया जाता है, तो जो आप रिस्पॉन्स दे रहे होते हो वो फीडबैक है। यानी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमारी बॉडी जो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स दे रही है, दैट रिस्पॉन्स इज़ नॉन एज फीडबैक। और इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म दो तरह का है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक किया है, इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया, आपकी बॉडी ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया जो उस इन्वायरमेंट की फेवर के अंदर है, दैट इज़ नॉन एज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है, इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया, आपकी बॉडी ने ऐसा रिस्पॉन्ड दिया जो उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है, दैट इज़ नॉन एज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बेबी हैं जब वो मदर फीडिंग करते हैं, तो जैसे जैसे फीडिंग का प्रोसेस होता है, जैसे जैसे सकिंग का प्रोसेस होता है, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होती रहती है। यानी स्टिमुलस जो है वो ऐसा है कि इस तरह से दिया जा रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, और बॉडी जो मदर की बॉडी है वो भी ऐसे रिस्पॉन्स कर रही है कि मिल्क प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। यानी वो इन्वायरमेंटल चेंज के फेवर में जो है रिस्पॉन्स कर रही है, दैट इज़ नॉन एज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीडबैक में क्या, आपको कोई कांटा चुभा, स्टिमुलस क्या था, आपके अंदर पेन प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन आपने रिस्पॉन्स क्या दिया, आपने अपने हाथ को फ़ौरन से खींच लिया, दैट इज़ नॉन एज द नेगेटिव फीडबैक में, यानी आप फेवर में नहीं हो उसके। इस तरह से डिफरेंट फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो रिस्पॉन्स करा रहे होते हैं आपकी बॉडी को। अब आपको ना एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं, ये डायग्राम, ये जो है
होम्योस्टेसिस को बहुत अच्छे तरीके से बता रही है ये डायग्राम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेल है, ये सेलुलर लेवल के ऊपर जो है वो सारा का सारा प्रोसेस दिखाया हुआ है। दिस इज़ नॉन एज इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, दिस इज़ नॉन एज एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। ठीक है ना, बाहर जो येलो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, ये इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। ये आ गया हमारे बॉडी की, मतलब उन्होंने एक डायग्राम बना दी है। यहाँ पे इन्होंने शो किया कंट्रोल सिस्टम, मतलब ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, उसके हिसाब से इन्होंने आपको होम्योस्टेसिस समझाई हुई है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक बहुत वाइड रेंज में चेंज आया है, मतलब वाइड रेंज के चेंज में आपको समझा सकती हूँ कि लाइक दिन में बहुत गर्मी थी, टेम्परेचर जो है वो तकरीबन चला गया 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जैसे ही रात हुई बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बारिश की वजह से टेम्परेचर एकदम से 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। अब दिन में टेम्परेचर कुछ और था, रात में टेम्परेचर कुछ और हो गया बारिश की वजह से, तो एक बहुत बड़ा चेंज आ गया टेम्परेचर के अंदर। अब उस चेंज के हिसाब से हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना है। उस चेंज को बॉडी ने डिटेक्ट किया, कंट्रोल सिस्टम ने उस इतने बड़ी फ्लक्चुएशन को रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन को अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई करने दें तो फिर बॉडी प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकती है। वो उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करेगा कि उसको नैरो रेंज के अंदर हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई होने देगा। ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर ही तमाम के तमाम चीज़, यानी उसने रेंज को थोड़ा सा नैरो कर दिया। अब सेल का जो कंट्रोल सिस्टम है उस नैरो रेंज को मज़ीद नैरो रेंज में चेंज करके सेल के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इस तरह से कंट्रोल सिस्टम बेसिकली पहले आपकी बॉडी को जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाते हैं, और फिर सेलुलर लेवल के ऊपर जाके आपको जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाने की कोशिश करते हैं। अब हम ऑस्मो रेगुलेशन को डिटेल में स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन को हम डायरेक्ट प्लांट, एनिमल या ह्यूमन के ऊपर स्टडी करने से पहले सेलुलर लेवल के ऊपर स्टडी करेंगे। यानी पहले हम वाटर रिलेशन को या वाटर कंडीशन, सॉल्यूट कंडीशंस को एक सेल लेवल के ऊपर जो है समझने की कोशिश करेंगे। अब जब हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात सेलुलर लेवल के ऊपर करते हैं तो सेलुलर लेवल के ऊपर आपके पास डिफरेंट कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन है हाइपोटोनिक, एक कंडीशन है हाइपरटोनिक, और एक कंडीशन है आइसोटोनिक। जो टॉनिक का वर्ड है, टॉनिक का जो वर्ड है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन के हवाले से लिया जा रहा होता है। हमारा जो सेल है उसको डिफरेंट कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है। उस कंडीशन के हिसाब से उसने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है या वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, ये वो 3 कंडीशंस हैं जिस हिसाब से वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की। हाइपो का मतलब होता है लो, यानी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हाइपोटोनिक कंडीशन। अब मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सटर्नल कंडीशन है, एक बीकर हमने लिया, उसके अंदर हमने ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो हाई है और जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो लो है। मतलब इस तरह के इन्वायरमेंट हमने क्रिएट कर लिया। एक हमने सिस्टम लिया जिसमें हमने वाटर पोटेंशियल को लो किया और जो सॉल्यूट पोटेंशियल है उसको हाई कर लिया। एक हमने कंडीशन ली जिसमें हमने जो सेल उठाया है उसी सेल जैसी कंडीशन यहाँ पर पैदा कर ली। ठीक है, ये सारे हमने जो सेल लिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर कंडीशंस जो है पैदा किए। अब हमने सेल को इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो इन्वायरमेंट था, इस इन्वायरमेंट में सेल की निस्बत वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, सॉल्यूट पोटेंशियल कम है सेल की निस्बत। इस तरह से सेल इसमें भी हमने डाला। इसमें इस इन्वायरमेंट में सेल की निस्बत वाटर पोटेंशियल लो है, सॉल्यूट पोटेंशियल हाई है। इधर भी हमने सेल को डाला। इस इन्वायरमेंट में जैसा सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल है, बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट के अंदर भी सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल है। अब क्या होगा, सेल किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। अब हमें पता है कि हम 2 तरह के सेल्स को डिस्कस करते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल को। होगा क्या, जैसे ही हम अब यहाँ पर ना ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम की निस्बत हम इसको देखेंगे, और ये तो क्योंकि सेम इन्वायरमेंट के अंदर है तो इसको कहते होते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। ये वाली जो कंडीशन है वो है हाइपोटोनिक इसके हिसाब से।
और ये वाली जो कंडीशन है ये है हाइपरटोनिक इसके हिसाब से। अब जैसे ही हमने सेल को एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में डाला, चाहे वो प्लांट सेल था चाहे वो एनिमल सेल था, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में डाला, यानी वाटर कंसंट्रेशन सिस्टम के अंदर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। अगर तो ये प्लांट सेल है तो ये सिर्फ टर्जिड हो जाएगा, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है जो उसको बर्स्ट नहीं होने देती है। लेकिन अगर ये एनिमल सेल है तो ये बर्स्ट कर जाएगा, ये फट जाएगा। इसी तरह से अगर हमने सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर डाला हुआ है, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें वाटर पोटेंशियल सेल की निस्बत इन्वायरमेंट में लो है, तो पानी जो है वो सेल से बाहर निकलेगा। अब चाहे ये प्लांट सेल हो चाहे ये एनिमल सेल हो, सेल श्रिंक कर जाएगा। आइसोटोनिक कंडीशन के अंदर सेल नॉर्मलाइज रहता होता है, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन अंदर है सेल के उतनी कंसंट्रेशन बाहर है, तो वाटर अगर सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो वाटर सेल से बाहर भी निकलेगा। इस तरह से सेल के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। इस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो सेलुलर लेवल पर काम कर रही होती है। आज का लेक्चर हमारा इतना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स से स्टार्ट करेंगे और उसको हम प्लांट्स में भी देखेंगे और उसको हम एनिमल्स में भी देखेंगे। फर्दर हम तमाम के तमाम प्रोसेसेस को देखेंगे।